जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, ये राष्ट्रपति का जो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में कल का क्लास में पार्ट 1 में क्लास 1 में क्या पढ़े थे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसी होती है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाते हैं, उन पर महाभियोग कैसे लाया जाता है, ये सभी हम लोग पार्ट 1 में चर्चा किए थे। ठीक है, और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति चैप्टर का आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अनुच्छेद 70। बाद में कुछ चीजों का प्रावधान किया गया, बाद में कुछ चीजों को जोड़ा गया है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बाद में जोड़ा गया है क्या, जैसे यह अनुच्छेद 70 में क्या है कि इस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पंडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है 1 जून 1995 को। देखिए अनुच्छेद 70 में क्या हुआ था ना कि दिल्ली और पंडिचेरी के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। कब? तो 1995 को। पहले शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में शामिल किया गया 1 जून 1995 को। ठीक है, फिर अनुच्छेद 70 में क्या है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 कृतियों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपलब्ध कर सकते हैं। देखिए, अगर सपोज दैट कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ना ही को राष्ट्रपति के पद पे हो ना ही को उपराष्ट्रपति के पद पे हो, दोनों पद खाली हो, उस समय क्या होगा? क्योंकि देखिए जब दोनों का पद खाली हो तो किसी ना किसी को तो प्रभार देना पड़ेगा, क्योंकि खाली तो होना संभव नहीं है। तो खाली अगर सपोज दैट खाली हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कभी, लेकिन सपोज दैट कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय संसद को जैसा उचित लगे वे वैसा करेंगे। वहां पे कार्यवाही राष्ट्रपति भी रख सकते हैं। कार्यवाही राष्ट्रपति मतलब होता है कि कुछ दिनों के लिए, जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक वे पद पर उनका राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपलब्ध करा सकती है। यहां तक हो गया हमारा। अब आगे पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत बार क्या है कि पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रधानमंत्री निर्वाचित है या नियुक्ति है या नियुक्ति प्रक्रिया है, ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है, आप एग्जाम देंगे खासकर रेलवे वगैरह में देखने को मिलता है, एसएससी में मिलता है देखने को कि प्रधानमंत्री नियुक्ति है या निर्वाचित है। बताइए इसमें कंफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% गारंटी है कि कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि निर्वाचित बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वे नियुक्ति है कि निर्वाचित है, मतलब कि उन्हें नियुक्त किया गया है या निर्वाचित है। तो देखिए एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री नियुक्ति है या निर्वाचित है तो आप नियुक्ति मारेंगे। क्या मारेंगे? नियुक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है?
तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो फटाक से ऑप्शन में टिक मारना है। तो टिक क्या मारेंगे? राष्ट्रपति। कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करते हैं। ठीक है। अब आया भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। भारत का भी महान न्यायवादी नियुक्त होते हैं। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहां पे जितना भी पॉइंट लिखा हूं, ये सभी राष्ट्रपति का अधिकार है नियुक्ति करने का, और राष्ट्रपति ही इन सभी को नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे जितना भी मैं पॉइंट लिखा हूं, राष्ट्रपति ही इन लोगों को नियुक्ति करते हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट में बता देता हूं। सबसे पहला कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर इसीलिए आप लोग को बता रहा हूं ताकि आप लोग घर पर भी नोट्स बना सके, ताकि समय पे आपको काम दे और नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। यह राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो जरूर देखें। तो आपको क्या होगा ना कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और छूटेगा नहीं, है ना। अब आगे क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सदस्यों को भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल एवं उपराज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, राज्यपाल और उपराज्यपाल तथा प्रशासक का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बहुत बार जो एग्जाम दिए होंगे या अन्य प्रैक्टिस सेट मारते होंगे, उनमें भी देखिएगा कि प्रधानमंत्री के बाद यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, भूलेंगे नहीं। ठीक है। वित्त आयोग का राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। उसका क्या, अनुसूचित जातियों एवं तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी का भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चूंकि देखिएगा आप कि मंत्रियों में भी अन्य कई मंत्री होते हैं। अनुसूचित जनजातियों का मंत्री होते हैं ना, कि अनुसूचित जनजातियों का ये मंत्री होंगे, अनुसूचित जाति से ये मंत्री होंगे, अल्पसंख्यक विभाग का ये मंत्री होंगे। सभी में तो बटा अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का अधिकारी का भी कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी भी नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा दूं, देखिएगा कि आप न्यूज वगैरह में देखे होंगे न्यूज में कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी, जो भी नेता स्टार बड़े बड़े नेता हैं, अब देखिएगा कि जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जहां पे लोग, अगर हम भाषा अगर सपोज ले ले तेलुगु, अगर हिंदी में वहां पे क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं
और आप न्यूज में देखे होंगे, अभी तो चुनाव के समय खास करके देखे होंगे, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है चुनाव के समय, कर्नाटक वगैरह में भी, कि प्रधानमंत्री हिंदी में बोलते हैं और उनके देखिएगा कि जस्ट बगल में एक माइक लगा रहता है, और जस्ट बगल में एक माइक लगा रहता है और ये हिंदी में बोलते हैं और वो ट्रांसलेट उस भाषा में करते हैं जो भाषा उस जगह के लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या था कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए भी विशेष अधिकारी कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति। समझ में आ गया, कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। चलिए बताएं आगे। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिए हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। यह अनुच्छेद 123 में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद कितना में, 123 में, और राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी, सबसे पहला सवाल उठता है कि अध्यादेश जारी कब होता है, अध्यादेश जारी कब होता है, अध्यादेश है क्या। देखिए अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो सामान्य कानून का होता है, अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो सामान्य कानून का होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या किए थे कि अध्यादेश जारी होता कैसे है, अध्यादेश जारी किया क्यों जाता है। तो देखिए हम बता देते हैं कि अध्यादेश जारी तभी किया जाता है जैसे सपोज दैट कि कुछ कानून को पास करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, कुछ बिल को पास करने के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। सपोज दैट कि कोई बिल आ रहा हो, संसद में कोई नए कानून बनने की कगार पे हो, क्योंकि कानून बनाने का हक तो संसद के पास है। तो संसद में अगर कोई नया कानून पास होता हो तो क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है कि अगर इसके पास संसद कम है, जो पक्ष में जो सरकार है इनके पास अगर संसद कम है फिलहाल, तो अध्यादेश जारी करके उस कानून को पास कर सकते हैं, उस बिल को पास कर सकते हैं अध्यादेश जारी करके। और जब अध्यादेश जारी होता है तो 6 सप्ताह के भीतर ही, मतलब कि 6 सप्ताह के अंदर ही उसे संसद में पास करना होता है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब कि अगर अध्यादेश जारी करके अगर हम संसद में कोई बिल को प्रस्ताव किए हैं, कोई बिल को लाए हैं, और अध्यादेश जारी करने के बाद बिल लाने के बाद अगर 6 सप्ताह का भीतर, 6 सप्ताह के भीतर अगर आप उसे पास नहीं किए, मतलब संसद भवन में पास नहीं हुआ, तो वो बिल क्या होगा, फिर से निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब कि जो कानून जैसे था, उस जिस कानून को लाया गया है वह पुनः वैसे ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक प्रावधान और भी है कि 6 सप्ताह के अंदर संसद के पारित करवाना है, अन्यथा यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक, देखिए हमने भी यहाँ तक बता दिया, अध्यादेश तभी जारी हो सकता है किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो। मैं भी बताया कि किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भी अध्यादेश जारी हो सकता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ज्यादा हंगामा हो रहा हो, उस समय भी सत्र चल सकता है अध्यादेश जारी करके। ठीक है, और 6 सप्ताह के अंदर संसद के द्वारा पारित करवाना, अन्यथा यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। मैंने इस टॉपिक को समझा दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 2 सत्र का जो बीच, 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह होती है। देखिए अगर अध्यादेश लाकर कोई बिल को पास किया गया, अध्यादेश लाकर कोई बिल को पास किया गया है, तो उसे 6 महीने का अंतराल, मतलब 6 महीने के महीने
अधिकतम आयु उसकी 6 महीने होती है, मतलब 6 महीने तक वह बिल रह सकता है। ठीक है, 6 महीने तक वह बिल रह सकता है और 6 महीने के अंदर उस बिल को सदन में, संसद में पास करना पड़ता है, तब जाकर वह कानून मजबूत हो जाता है, मतलब कि वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है, इसलिए अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह है। अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी है? अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कि अध्यादेश का अधिकतम आयु कितना है, तो आप लोग आराम से टिक कर देंगे कि अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 माह है। ठीक है, 6 माह में 2 सत्र होता है। 6 माह में कितने सत्र हो जाते हैं? 2 माह होते, 2 सत्र हो जाते हैं। तो 2 सत्र हो जाते 6 माह, तो 2 सत्र के अंदर मतलब कि 6 महीने के अंदर ही उसे पास करना पड़ता है, अन्यथा वह बिल निष्प्रभावी हो जाएगा, मतलब कि वह बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या है? सैनिक शक्ति। देखिए, सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति में क्या है कि राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं वे सभी सेना के कमांडर होते हैं। एक तरफ से अगर कहा जाए तो रक्षा बलों के वे एक प्रमुख होते हैं, मालिक होते हैं। रक्षा बलों के एक प्रमुख होते हैं या मालिक कहें तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के अंदर इतना पावर है, भारत के राष्ट्रपति के अंदर इतना पावर है कि वे युद्ध को शांति कर सकते हैं, वे युद्ध को शांति कर सकते हैं या युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। सपोज दैट कि किन्हीं 2 देशों में युद्ध हुआ, ठीक है, किन्हीं 2 देशों में युद्ध होता है, तो युद्ध का घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। उनके पास इतना शक्ति है कि युद्ध का जो घोषणा है वह राष्ट्रपति कर सकते हैं और शांति का घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर युद्ध छिड़ गया और फिर समझौता हो जाता है कि युद्ध नहीं करना है, तो शांति करने का घोषणा का भी अधिकार किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, युद्ध और शांति की घोषणा करने की घोषणा किसके पास है, किसके पास अधिकार है? तो राष्ट्रपति के पास। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहां से। फिर देखिए, कुछ पावर जो ऐसे हैं, कुछ पावर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, कुछ पावर ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पास नहीं है। जैसे सैन्य बलों की भर्ती, सैन्य बलों की भर्ती राष्ट्रपति के पास नहीं है। सैन्य बलों की भर्ती राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति कुछ कार्य संसद के अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं, जैसे सैन्य बलों की भर्ती। सैन्य बलों की भर्ती करने के लिए राष्ट्रपति को सैन्य बलों की भर्ती करने के लिए संसद की अनुमति होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को क्या है? राष्ट्रपति को सैन्य बलों की भर्ती करने के लिए संसद से अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं, संसद की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। समझ में तो आप लोग को आ गया होगा अच्छा से। आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए, ले लिए। हमने बार बार बोल रहा हूं, देखिए, अगर नौकरी पाना है ना तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, मतलब कि कंपटीशन में कितने सारे स्टूडेंट हैं। अगर 10 वैकेंसी आती है तो 1 लाख के पार फॉर्म जाती है और आपको उतना अंदर फाइट करना है, मतलब कि 10 के अंदर ही फाइट करना है। तो उसके लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको
स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि रटने से क्या होता है कि बार बार माइंड में आदमी रटने के बाद भूल जाता है, बार बार रटने के बाद भूल जाता है। इसलिए बेहतर है कि अच्छे से समझे, समझ कर पढ़ाई करें, अच्छे से समझे और समझ कर पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का पार्ट 2 हमने पढ़ाया, राष्ट्रपति का पार्ट 2 पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 1 नहीं देखे हैं, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का मेरे ख्याल से कि लगभग 4 क्लासेस होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो हमने अभी पार्ट 2 पढ़ाया, इसके बाद मैं अगले क्लास में पार्ट 3 लेकर आऊँगा। अगर पार्ट 3 में भी पूरा नहीं होता है तो हमने पार्ट 4 लेकर आऊँगा, और पार्ट 4 में राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 में राष्ट्रपति का चैप्टर बचा खुचा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यही समाप्त होता है, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाएं, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक जरूर करें, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर बार का हमेशा का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक चला जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में राष्ट्रपति का पार्ट 3 लेकर।